सो गाइस अक्सर हमने काफ़ी ज़्यादा देखा है ड्राइंग्स के अंदर कि काफ़ी सारी ड्राइंग्स कलर्ड आती हैं आजकल। जैसा आपने देखा है अगर आपने शीट भी चेक किया होगा तो कभी भी देखा होगा आपने कि कैसे किस तरह से शीट्स के ऊपर कलर ड्राइंग्स देखी जाती हैं या फिर अलग अलग लाइन टाइप हो गई या लाइन वेट हो गई, उनकी लाइन की थिकनेस हो गई, चाहे कुछ भी हो, वो कैसे प्रोवाइड की जाती है ड्राइंग में, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जब अगर कोई बिगिनर है इस चीज़ में जिसको पता ही नहीं इसके बारे में, हम कलर कैसे देते हैं, हम लाइन टाइप कैसे डिफाइन करते हैं, तो वो लोग क्या कहते हैं कि डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ में जाके चेंज करने लगते हैं, जो कि वाकई में सही नहीं है। इसका सही तरीका क्या है, आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे अबाउट लेयर्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपके ऑटोकैड का, क्योंकि ऑटोकैड के अंदर ये एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए। इसके ऊपर अक्सर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनती आई हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट भी आई थी कि सर प्लीज़ बनाइए इसके ऊपर, तो लीजिए ये आपके सामने है। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द पीटीएसके एक्सपर्ट। मैं हूं आपका दोस्त सजद फैसल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ एंड लेयर्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि लेयर्स को शुरू करने से पहले ये वाला टॉपिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद फिर हम लोग लेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ छोटे मोटे एग्जांपल्स लेने वाले हैं कि कैसे हम लेयर्स के ऊपर काम करते हैं, कैसे हम लेयर्स को क्रिएट करते हैं, उन्हें कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे हम इसको इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और काफ़ी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर आप सीखना चाहते हैं ऑटोकैड को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में और एज अ बिगिनर लेवल पे सीखना चाहते हैं, तो हमने ऑटोकैड फॉर बिगिनर्स नाम से, जो कि मेरा ही एक कोर्स है, तो आपको जीरो से हीरो वाला ये आपके पास थंबनेल आ गया होगा सामने, आप देख सकते हैं। इसी नाम से ऑटोकैड के ऊपर ये कोर्स पब्लिश्ड है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे किस तरह से हमने वहाँ पे ऑटोकैड के ऊपर काम किया है, कैसे हम उसके अंदर काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं। ज़्यादा बड़ी कॉस्ट नहीं है, नॉमिनल कॉस्ट है, आप जाके ज़रूर चेकआउट करें। So, without wasting any time, let's get started. So guys, अब शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे टोटली एक ब्लैंक पेज लिया है, जहाँ पे आपको ऊपर यहाँ पे लेयर्स का जो टैब है वो दिख जाएगा, और हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का टैब भी दिख रहा है। तो अभी हम सबसे पहले तो हम बात करेंगे अबाउट दी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ठीक है, जब भी हम ऑटोकैड के अंदर काम करते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई रेक्टेंगल लिया और जब मान लीजिए मैंने इस तरह से क्रिएट किया, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब से मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ शो होती हैं, जहाँ पे हमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि ये जनरल, लेयर, लाइन टाइप, लाइन वेट वगैरह, इस तरह से कहाँ पे शुरू हो रहा है, इसका एरिया कितना है, यू कैन सी एवरीथिंग। बट हमारा जो आज का जो फोकस रहेगा वो रहेगा इन जनरल के ऊपर। ठीक है, तो कैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं यहाँ पे। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ या फिर प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की खासियत या फिर उसकी विशेषता। जब हम राइट क्लिक करके किसी के ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को देखते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ से राइट क्लिक किया और मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी को देख रहा हूँ, तो यहाँ पे हमें इसका कलर का पता चलता है, लेयर का पता चलता है, और लाइन टाइप स्केल वगैरह इन सब के बारे में पता चलता है। हम सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी में बाय लेयर दिया हुआ है। अब बाय लेयर का मतलब क्या है वो हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक आता है इसके अंदर, वो है कलर। अब कलर की जो कमांड है वो मैं बता देता हूँ। कलर की कमांड है COL एंटर। जैसे आप इसका एंटर करेंगे तो इस तरीके का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, या फिर आप दूसरा तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं, वो है यहाँ से जाके एक्सेस करना। यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर ले, पहले तो यहाँ पे जाए और यहाँ पे आप डायरेक्ट कलर दे सकते हैं, इस तरह से दिख रहा है आपको, और इस तरीके से आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको ये कलर रेड कलर देना है, तो मैं यहाँ पे रेड कलर दे सकता हूँ इस तरह से। ठीक है, अब आप जैसे मैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी में आपको दिख रहा है ऊपर कि ये कौन सा कलर है, रेड कलर है। ठीक है, अब मान लीजिए इससे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, तो आप मोर कलर्स पे जा सकते हैं, और ये वही टैब का ऑप्शन ओपन होगा जो आपने कलर कमांड में यूज़ किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास 3 इंडेक्स आते हैं ऊपर की तरफ, यानी कि कलर, ट्रू कलर एंड कलर बुक्स। तो सबसे पहले हम ट्रू कलर की बात करें, तो कलर के अंदर यहाँ पे जो AIC कलर है, ऑटोकैड कलर इंडेक्स, इसमें वैरायटी ऑफ कलर्स गिवन है और सभी RGB में गिवन है। आपको पता है रेड ग्रीन ब्लू कॉम्बिनेशन चलता है, तो यहाँ पे हम रेड ग्रीन ब्लू को ही देख रहे हैं। जैसे कि कोई भी आप कलर सेलेक्ट कर लीजिए, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ट्रू कलर की बारी आती है। यहाँ पे आप HSL और RGB ये दोनों चीज़ें कर सकते हैं। HSL में आपके पास ह्यू, सैचुरेशन और ल्यूमिनेंस मिलता है, जहाँ पे आप इसकी ल्यूमिनेंसी चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे आप इसको
इसका ह्यू, इसका सैचुरेशन पॉइंट चेंज कर सकते हैं। उसके बेसिस पे एक नया कलर आपके पास बनता हुआ नज़र आ जाता है। तो जैसे आपको यहाँ पे चेंज करना है या फिर कोई एक नया कलर बनाना है, आप जिस तरीके से बनाना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप RGB में करते हैं यहाँ पे तो आप इस तरीके से स्लाइड्स के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे स्लाइड क्रिएट करता हूँ तो आप देख सकते हैं किस तरह से वेरिएशंस आ रहे हैं। यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ और ये देखिए इस तरह से कलर चेंज हो रहा है। अगर मैं इधर लेके जाता हूँ तो ये देखिए इस तरह से कलर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शंस है जिस तरह से आप क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, बाकी RGB वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ही होता है सारा काम। फिर आ जाता है कलर बुक्स पे। ये काफ़ी यूनिक जगह है जहाँ से आप लाइट कलर चूज़ कर सकते हैं या आपके पास वैरायटी ऑफ कलर्स मिलेंगे, जैसे कि पेंटून कलर हो गया, DIC कलर हो गया। इस तरह से हमारे पास अलग अलग कलर बुक्स है। इसमें भी काफ़ी सारी वेरिएशंस आपको मिलती हैं। उनमें कोई भी आप कलर चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे CMKY इस तरीके से दिया हुआ है आपके पास। इसमें पेंटून में अलग अलग ऑप्शंस हैं। पेस्टल कलर्स आपको मिलते हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे RL क्लासिक मिलता है आपको। तो काफ़ी सारे अलग अलग यहाँ पे वेरिएशंस हैं। तो जैसे मैंने कोई भी कलर चूज़ कर लिया एग्जांपल के लिए, जैसे कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ पेंटून में और मैंने चूज़ किया जैसे ही मैंने ये वाला चूज़ कर लिया और ओके कर दिया, तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास इस तरह से कलर आ जाता है। ठीक है, ये तो था हमारा कलर वाला टॉपिक। अब आ जाते हैं लाइन टाइप के ऊपर। तो पहले हम लाइन टाइप को समझेंगे, उसके बाद मैं आपको लाइन विड्थ के बारे में बताऊँ। दूसरा जो टॉपिक आता है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ का, वो है लाइन टाइप। लाइन टाइप का मतलब क्या है कि जैसे कि जब हम क्रिएट करते हैं इस तरह से, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऑर्थोमोड ऑन किया और इस तरह से मैंने कितनी भी लेंथ की लाइन बना दी, XYZ अपने हिसाब से लिया मैंने। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल नज़र आ रही है। अब मान लीजिए एक मैं ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, जैसे मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया और यहाँ से मुझे क्या करना है, यहाँ से बीच से एक लाइन टाइप डिफाइन करनी है। मान लीजिए इस तरह से मैंने लाइन टाइप डिफाइन कर दिया और मतलब बेसिकली सेंटर लाइन डिफाइन कर दिया, और ये सेंटर लाइन कहीं से भी लग नहीं रही है। सेंटर लाइन क्या तो वो डॉटेड होती है या फिर डैश डॉट डैश होती है, इस तरीके की लाइन टाइप्स होती है। तो ऐसे कैसे दे, किस तरह से हम दे सकते हैं? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा लेयर्स के ऊपर। ठीक है, आपको जाना है लाइन टाइप पे। लाइन टाइप के आपके पास ये ऑप्शन मिलेगा, अदर्स पे जाएँ और यहाँ से आप करें लोड करेंगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे कि मैं ये लेना चाह रहा हूँ या फिर कोई भी आपको कलर लेना है XYZ। तो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, पहले यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, अदर्स में जाऊँगा, लोड करेंगे यहाँ से। मान लीजिए मुझे ये वाला लाइन टाइप लेना है, ओके करें, रीलोड और यहाँ से क्लिक करें और ओके कर दें। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन टाइप अभी अप्लाई नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एज यू कैन सी इस तरह से आ रहा है। अब कई बार क्या होता है कि जब हम लाइन टाइप के ऊपर काम करते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पे लाइन टाइप डिफाइन तो कर दिया इस तरह से, जैसे मैंने सेलेक्ट किया, इसको इस तरह से बनाया और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके मैंने इस तरह से डिफाइन कर दिया। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि ये लाइन टाइप बहुत ही ज़्यादा छोटा आ रहा है और स्केल इसका कम है। तो आपने लाइन टाइप कमांड के अंदर, जैसे आपने लाइन टाइप कमांड पढ़ी होगी, तो मैं बता देता हूँ लाइन टाइप की एक अलग से कमांड है लाइन टाइप करके, जहाँ पे आप इसकी डिटेल्स दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे 2 स्केल आते हैं। यहाँ पे आपको स्केल चेंज करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं लाइन टाइप स्केल। तो यहाँ पे 2 स्केल्स है, ग्लोबल स्केल फैक्टर और करंट ऑब्जेक्ट स्केल फैक्टर। तो आपको यहाँ पे चेंज करना है ये वाला ऑप्शन, यानी कि ग्लोबल स्केल फैक्टर। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं जाता हूँ यहाँ पे, मुझे बढ़ाना है इसका स्केल, तो मैंने किया यहाँ पे 2, सेलेक्ट किया लाइन टाइप को और ओके कर दिया। तो एज यू कैन सी अब आपका जो लाइन टाइप स्केल है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम लाइन टाइप यहाँ पे डिफाइन करते हैं। अब आ जाता है लाइन वेट के ऊपर। लाइन वेट क्या होता है कि किसी भी लाइन की थिकनेस को यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने इस तरह से ऑफसेट कर दिया, ठीक है, अपने हिसाब से, जैसे मैंने रखा 100 रख दिया एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पे मैं देखिए इस तरह से ऑफसेट कर रहा हूँ और मुझे इसकी थिकनेस डिफाइन करनी है, तो यहाँ से आप आके लाइन वेट को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे आप लाइन टाइप डिफाइन करते हैं या फिर लाइन वेट डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा है इस तरह से। तो इसको शो करवाने के लिए आपके पास एक कमांड आती है LW, यानी कि लाइन वेट की जो कमांड है वो है LW एंटर। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से मैं जाऊँगा 40 के ऊपर, ठीक है, सेलेक्ट कर रखा है ऑलरेडी, और यहाँ से मुझे करना है डिस्प्ले लाइन वेट पे और ओके कर दें। अब आप देख सकते हैं कि लाइन वेट यहाँ पे डिफाइन हो चुका है। ये बात ध्यान रखना है कि लाइन वेट के अंदर ये वाला ऑप्शन पे चेक लगाओ तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख जाएगा।
तो आप देख सकते हैं आपकी जो लाइन वेट है वो प्रॉपरली डिफाइंड हो चुकी है। अब ये तो चलो देखिए इस तरह से हम डिफाइन कर रहे हैं। अब मान लीजिए आपके पास बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, जैसे एग्जांपल के लिए इसी प्लान की बात ले लेते हैं। अब इस प्लान में आप देख सकते हैं काफ़ी सारी मैंने अलग अलग चीज़ें डिफाइन की हुई हैं। जैसे यहाँ पे कलर इसके लिए अलग से है, मैंने इतना कुछ अलग अलग से डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे ये अलग है। तो इतना सारी चीज़ अलग होने के बाद अब सोचिए अगर मैं इसको लाइन वेट वगैरह यहाँ से करके डिफाइन करने लगूँ तो मुझे टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा। तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते करते आपका समय ना निकले, इसके लिए फिर आता है आपका दूसरा सबसे बड़ा टॉपिक, दैट इज़ लेयर्स। लेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जिसके बेसिस पे आप प्रॉपर्टीज़ का मैनेजमेंट करते हैं। लेयर्स का मतलब होता है वैसे तो हिंदी में परत, लेकिन यहाँ पे लेयर का मतलब है मैनेजमेंट। ठीक है, किस चीज़ का? प्रॉपर्टीज़ का, अलग अलग ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ का। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि हमने अपने कोर्स में भी बनाया हुआ है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लेयर्स डिफाइन की हैं। जैसे कॉलम की अलग लेयर है, डोर की अलग लेयर है, फर्नीचर की अलग है, स्टेयर की अलग है, टेक्स्ट की अलग है, सभी की मैंने अलग अलग से लेयर डिफाइन की है। अभी कैसे करते हैं, कैसे इसको बना सकते हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि लेयर की कमांड क्या है। लेयर की कमांड है LA एंटर। ठीक है, ये इसकी कमांड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो एक एक करके सबको देखेंगे कि कैसे हम लेयर के ऊपर काम कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं इससे। ठीक है, ये है न्यू लेयर का ऑप्शन, जहाँ पे आप इसकी शॉर्टकट की मैं बता देता हूँ, Alt+N। तो जैसे आप Alt+N करते हैं या फिर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो एक नई लेयर क्रिएट हो जाती है। ठीक है, और इस लेयर का आप नाम भी रख सकते हैं, आप जो भी आप नाम रखना चाहें। जैसे आपको वॉल रखना है, डोर रखना है, विंडो रखना है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया वॉल। ठीक है, अच्छा, तो ये तो था हमारा लेयर। एक और लेयर क्रिएट करना चाहते हैं तो क्लिक करें, एक और लेयर क्रिएट हो गई। एक और लेयर करना चाहते हैं, एक और नई लेयर क्रिएट हो गई। तो इस तरह से आप अलग अलग नई लेयर्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद अगला आता है न्यू VP फ्रोजन। इस पार्ट को मैं आगे डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में ही। ठीक है, अभी के लिए इस पार्ट को लीव करते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पे डिलीट लेयर। अगर मान लीजिए आप किसी भी लेयर को डिलीट करना चाहते हैं तो आप उस लेयर को डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, डिलीट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब आप लेयर शुरू करते हैं बनाना तो स्टार्टिंग में आपको 0 लेयर हमेशा मिलेगी। इस बात को नोट कर लीजिएगा, दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट लेयर। तो इस लेयर को डिलीट नहीं किया जा सकता, इस बात का खास ध्यान रखना। अगर आप इस लेयर को डिलीट करने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए मैं बाकी लेयर तो मैं डिलीट कर सकता हूँ जो हमने बनाई है, लेकिन अगर आप इस लेयर को डिलीट कर देंगे तो तुरंत एक ऑप्शन शो हो जाएगा, तुरंत एक पॉपअप आ जाएगा कि The selected layer was not be deleted. The following layer cannot be deleted. यहाँ पे लिखा हुआ है layer 0 and div point layers. The current layer containing objects except dependent layers. यानी कि जो लेयर 0 और डिव पॉइंट लेयर है, ये लेयर कभी डिलीट नहीं हो सकते। द करंट लेयर कैन नॉट बी डिलीटेड, यानी कि जो जिस लेयर के ऊपर आपने एक्टिव कर रखा है, मान लीजिए जिस लेयर के ऊपर आप काम कर रहे हैं, वो लेयर डिलीट नहीं हो सकती। लेयर कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जिस लेयर की हेल्प से आपने ऑब्जेक्ट बना रखे हैं, वो लेयर भी डिलीट नहीं हो सकती। और एक्सटर्नल रेफरेंस से डिपेंडेंट लेयर, मान लीजिए अगर आप एक्सटर्नल रेफरेंस से कोई ड्राइंग लेकर आ रहे हैं तो उसमें लेयर्स तो होंगी, तो वो लेयर्स भी डिलीट नहीं हो सकती। तो इसलिए इस लेयर को डिलीट नहीं किया जा सकता। तो आप अलग अलग लेयर्स बना सकते हैं और 0 लेयर एंड डिव पॉइंट लेयर आपको डिफ़ॉल्टली मिलेगा। अब मैं आपको रिकमेंडेशन ये दूंगा कि 0 लेयर एंड डिव पॉइंट लेयर के ऊपर आप काम ना करें। ठीक है, अच्छा, अब आ जाता है यहाँ पे इस लेयर के, इस पार्ट के ऊपर, दैट इज़ एक्टिव लेयर। ठीक है, इसको हम करंट लेयर भी बोलते हैं। तो जैसे कि अगर आप किसी भी लेयर के ऊपर काम करना चाह रहे हैं तो आप इस लेयर के ऊपर क्लिक कर दें तो स्टेटस के अंदर आपको एक चेक मार्क शो हो जाएगा। इट मीन्स ये क्या है कि लेयर आपकी एक्टिव हो चुकी है, अब आप इस लेयर के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप किसी भी लेयर के ऊपर काम करना चाह रहे हैं तो सिंपली डबल क्लिक करें तो वो लेयर भी एक्टिव हो जाएगी। इसकी शॉर्टकट की मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज़ Alt+C। अच्छा, तो यहाँ पे स्टेटस के ऊपर मैंने थोड़ा सा बातचीत करना ज़रूरी है। स्टेटस में क्या शो होता है कि बेसिकली कौन सी लेयर एक्टिव है और कौन सी लेयर डीएक्टिवेटेड है। ऑलमोस्ट एवरी टाइम आपकी एक लेयर एक्टिव यहाँ पे ज़रूर होगी, बाकी सभी लेयर इनएक्टिव होंगी। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने 4 लेयर बना रखी है तो उनमें से एक लेयर आपकी एक्टिव है। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है नेमिंग के ऊपर। तो आप जैसे मैंने इसमें बताया कि आप नाम दे सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने इसको नाम दिया, जैसे मैंने इसका नाम दे दिया वॉल, इसका मैंने नाम दिया डोर और इसका नाम दे दिया मैंने विंडो। ठीक है, इस तरह से। तो हमने इस तरह से डिफाइन कर दिया, दैट इज़ द
लेयर नेमिंग। अगला आता है यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, ये बड़े कमाल के ऑप्शंस हैं, ज़रा ध्यान से देखेंगे इनको, दैट इज़ ऑन, फ्रीज एंड लॉक। तो सबसे पहले तो ऑन की बात कर लेते हैं। ऑन का मतलब क्या है, यहाँ पे स्विच ऑन और स्विच ऑफ से है, ठीक है। जैसे आप अगर आप अपने घर में भी देखते हैं तो किसी भी लाइट को ऑफ कर दिया तो लाइट ऑफ हो जाएगी, लेकिन लाइट का जो बल्ब है वो वहीं पर ही रहेगा। तो ऐसा ही कुछ लॉजिक आप मान के चलिए कि जब हम किसी भी लेयर को ऑफ करते हैं यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट जो है वो आपका टेम्परेरी बेसिस पे हाइड हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं यहाँ पे डोर लेयर ले लेता हूँ, ठीक है। डोर लेयर ऑलरेडी एक्टिव है और मैंने इसी लेयर से कुछ भी ऑब्जेक्ट बना दिया, जैसे एक सेकेंड, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ पे मैंने लाइन ले ली इस तरह से और मैंने दूसरा लेयर डिफाइन किया दैट इज़ वॉल। तो वॉल लेयर भी ले ली मैंने, इस तरह से कुछ बना दिया। अब आप देख सकते हैं दोनों इस तरह से मैंने कुछ अजीब गरीब जो है वो मैंने कुछ क्रिएट किया है इस तरह से, जस्ट एन एग्जांपल। तो इस तरह से जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो मुझे क्या चाहिए कि जो डोर वाली लेयर है वो हाइड हो जाए, वॉल वाली लेयर एज इट इज़ रहे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, किसी भी दूसरी लेयर को, ऑलरेडी मेरी लेयर एक्टिव है तो मैं चाह रहा हूँ डोर की लेयर हाइड हो, तो डोर वाली लेयर पे क्लिक किया। अब आप देख सकते हो जो डोर की लेयर है वो टेम्परेरी बेसिस पे हाइड हो गई है। अब यहाँ पे मैं एक शब्द यूज़ कर रहा हूँ टेम्परेरी, उसका मतलब क्या है इस चीज़ को समझते हैं। इस लेयर की सबसे बड़ी खास बात यह है, या फिर जो ये ऑप्शन है ऑन का, इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि आप इस लेयर के ऊपर काम कर सकते हैं। जैसे अगर आप इस लेयर, मान लीजिए आपको डोर के ऊपर काम करना है, लेयर ऑफ है, तो यहाँ पे आप डबल क्लिक कर लें तो सबसे पहले पूछेगा कि द करंट लेयर विल बी ऑफ, तो यस यहाँ पे क्लिक कर दें। अब आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। मान लीजिए आपने लाइन ले ली, इस तरह से आप बनाने लगे और ये देखिए अब यहाँ पे हमें कुछ दिख नहीं रहा, बिल्कुल ही ब्लैंक नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपके पास जो है ये लेयर आ गई है। सो गाइस, अब आ जाते हैं हमारे अगले ऑप्शन की तरफ, वो है फ्रीज। तो जैसे हमने लास्ट टाइम अभी ऑन की ही बात की है, फ्रीज भी कुछ ऐसे ही काम करता है कि किसी भी लेयर को ये हाइड कर देता है। लेकिन यहाँ पे एक फ़र्क आ जाता है। फ़र्क ये है कि अगर आप किसी भी लेयर को फ्रीज़ करना चाहते हैं, मान लीजिए आप किसी भी मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, वॉल लेयर को मैं फ्रीज़ करना चाह रहा हूँ, तो मुझे दूसरी लेयर को एक्टिवेट करना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए इसी लेयर को मैं फ्रीज़ करना चाह रहा हूँ और मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो ये लेयर फ्रीज़ नहीं होगा। अब फ्रीज़ में और ऑन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जो फ्रीज़ है वो परमानेंटली लेयर को हाइड कर देता है और ये लेयर को दोबारा से शो नहीं करेगा। तो ऑटोकैड ऑटोमेटिकली कंसीडर करेगा कि ये लेयर एग्जिस्ट ही नहीं करती, या फिर ये ऑटोकैड ने मतलब ऑटोकैड में कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप इस लेयर को डिलीट नहीं कर सकते और इस लेयर को हटा भी नहीं सकते। तो इसलिए इस लेयर को हमें फ्रीज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको एक दिया हुआ है नीचे ऑप्शन कि यू कैन टर्न ऑफ द लेयर करंट लेयर इंस्टेड ऑफ फ्रीजिंग, और यू कैन मेक द डिफरेंट लेयर द करंट लेयर। यानी कि कहने का मतलब ये कि आपको दूसरी लेयर को करंट लेयर बनाना पड़ेगा और फ्री जाके लेयर फ्रीज होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपका जो बैकग्राउंड में जो लेयर था वो हट गया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस लेयर को एक्टिवेट करने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि ऑन में क्या था कि ऑन में अगर आप लेयर को ऑफ भी कर देते हो तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हो, लेकिन इस केस में यानी कि फ्रीज के केस में आप करंट लेयर्स को बना ही नहीं सकते। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया कि आप यहाँ पे एक्सरेफ डिपेंडेंट लेयर्स और फ्रोजन लेयर को एक्टिवेट नहीं कर सकते, आप इसके ऊपर काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ अनफ्रीज, तो आप वापस से इसको अनफ्रीज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है लॉक। आई होप आपको ऑन और फ्रीज का ऑप्शन समझ में आ गया। अब चलते हैं लॉक की तरफ। तो जो अगला ऑप्शन है वो है लॉक। लॉक में आपको पता ही, सिंपली किसी भी लेयर को क्लिक करने लॉक करने के लिए आप लॉक ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख लीजिए कि जो हमने लेयर जो यहाँ पे लाइन बनाई हुई थी वो लेयर थोड़ा सा यहाँ पे डिम सा हो गया है, और यहाँ पे जैसा आप माउस लेके जाएंगे इसके ऊपर तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर लॉक का ऑप्शन दिख रहा है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा साफ साफ कि माउस के कर्सर के ऊपर एक लॉक का साइन आ रहा है। तो इट मीन्स ये लेयर लॉक हो चुकी है। अगर आप इस लेयर को मूव भी करना चाहें या फिर इस ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहें तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, तुरंत शो कर देगा कि दिस ऑब्जेक्ट इज करेंटली लॉक्ड। ठीक है, तो यहाँ से मैं फिर से लेयर वाली कमांड पे जाता हूँ।
तो अब मैं इसको कर देता हूँ अनलॉक वापस से। तो आई होप आपको लॉक अनलॉक का ऑप्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्लॉट कंट्रोल। प्लॉट कंट्रोल क्या होता है, ये बेसिकली प्रिंटिंग और प्लॉटिंग के रिगार्डिंग है। अगर मेरी आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है अबाउट द पेज सेटअप एंड प्लॉटिंग, तो इसके ऊपर हमने पेजिंग मतलब डिस्कस किया था अबाउट हाउ टू प्रिंट और कैसे हम ऑटोकैड को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो जाके ज़रूर देखें। तो चलिए अब यहाँ पे आते हैं। तो मान लीजिए आपने इस तरीके से कुछ ड्राइंग बनाया हुआ है, मान लो मैंने कुछ भी ऑब्जेक्ट बना दिया, जैसे एग्जांपल के लिए यही एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया हुआ है। अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे जो ये डोर वाली लेयर है ये प्रिंट नहीं करनी, तो जो डोर वाली लेयर है वो तो हाइड हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे आके देखें तो आपकी जो डोर वाली लेयर है वो प्रिंट में शो नहीं हो रही है, जबकि ऑटोकैड के इस मॉडल लेआउट में आपको सारी लेयर शो होगी, लेकिन इसमें आपको यहाँ पे डिफरेंस साफ साफ नज़र आ जाएगा, दिख रहा है। अभी तो खैर यहाँ पे मैंने इसको ऑफ कर दिया प्रिंट वाले ऑप्शन को, ये देखिए। अब जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे आके दिखाऊं तो जो डोर वाला ऑप्शन है, इसकी जो लेयर है ये है डोर वाला ऑप्शन, तो ये प्रिंट में शो नहीं होगा, ये देखिए। तो ये वॉल वाली लेयर है और ये डोर वाली लेयर है। तो अब अगर मैं इस लेयर को देखूं, अगर मान लीजिए मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट बना लिया, सपोज मैंने इसी लेयर में बना लिया रेक्टेंगल से, और इसी एंटर रेक्टेंगल बनाया है मैंने, तो अब आप देखिएगा कि लेयर के अंदर वो ऑब्जेक्ट शो नहीं हो रहा। वैसे हो रहा है, मतलब प्रिंटिंग में तो शो होगा ये, लेकिन यहाँ पे जब हम प्लॉट करेंगे, जब हम प्रिंट करेंगे, तो मान लीजिए मैं इसको प्लॉट करता हूँ और इस तरह से मैंने डिफ़ाइन किया, पीडीएफ में मैंने इसको चेंज किया और यहाँ पे मैंने किया अप्लाई टू लेआउट। अगर मैं यहाँ पे प्रीव्यू करता हूँ तो आपको ये ऑब्जेक्ट हाइड मिलेगा। मैंने जैसा बताया कि ये लेआउट में तो शो हो जाएगा लेकिन प्रिंट में शो नहीं होगा। तो ये है आपका प्लॉट कंट्रोल वाला ऑप्शन, ठीक है। आप इसको अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे प्रॉपर्टीज़ वाले ऑप्शन पे, जहाँ पे हमने कलर, लाइन टाइप और लाइन वेट के बारे में अभी थोड़ी देर पहले चर्चा भी की है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी लेयर को पर्टिकुलर कलर दे सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं, देखिए, एक तो हम लेयर के अंदर कलर दें और एक हम दें डायरेक्ट कलर। अब जैसे आप डायरेक्ट कलर देते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे दिखाता है कि जो हमने कलर सेलेक्ट किया हुआ है, जो हमने कलर अप्लाई किया है वो यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लेयर को कलर देता हूँ, तो अगर मैंने जैसे डोर का मैंने दे दिया रेड और यहाँ पे मैंने वॉल का दे दिया फॉर एग्जाम्पल सियान, तो आपको यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि वॉल की लेयर और डोर की लेयर यहाँ पे कौन सी है, ठीक है। तो साफ साफ पता लग रहा है कि यहाँ पे जब मैं बाय लेयर इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे बाय लेयर शो हो रहा है, यानी कि लेयर के द्वारा शो हो रहा है। तो जिसकी प्रॉपर्टी है वो डोर वाली लेयर है और जो वॉल वाली लेयर है उसकी अलग से प्रॉपर्टी है। तो आप समझ सकते हैं कि लेयर का जो पार्ट है, जो इंपॉर्टेंस है, वो यहीं पर ही क्लियर हो जाता है कि कैसे हम लेयर का यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए मुझे इसमें लाइन टाइप या लाइन भी डिफाइन करना है तो वो मैं यहाँ पे इजीली कर सकता हूँ। मान लीजिए मैंने इसको डिफाइन कर दिया डैश डॉट करके इस तरह से, तब आप देख सकते हैं आपका जो लाइन टाइप है वो पूरी तरह से कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। क्लियर है? सो दैट्स द ऑप्शन। तो यहीं पर ही आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि हम एक तो डायरेक्ट अप्लाई करें और एक वैसे अप्लाई करें तो उसमें कितना डिफरेंस होता है। तो लेयर के अंदर अब तक हमने जितने भी ऑप्शंस देखे हैं उनसे एक बात क्लियर हो जाती है कि लेयर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तो और भी ऑप्शन हमें डिस्कवर करने हैं, अभी तो और भी ऑप्शंस पे हमें बात करनी है। तो वापस से आ जाते हैं। तो जैसे कि अभी हमने देखा, इतना हमने देख चुके हैं। अब आ जाते हैं हम अपने इस पार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे आप आ जाते हैं ट्रांसपेरेंसी पे, फिर हम न्यू वीपी फ्रीज के बारे में बात करेंगे। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है यहाँ पे पारदर्शी। वैसे ट्रांसपेरेंट का मतलब वो होता है पारदर्शी ही होता है कि जैसे कि शीशा है, आपका ग्लास है, हम उसके आर पार देख पाते हैं, ऐसे ही यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी। अगर मैं यहाँ पे किसी भी लेयर को, मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी 90 तक कर सकता हूँ और मैंने अगर यहाँ पे 60 या 70 कर दिया तो अब आप देख सकते हैं आपकी जो ये लेयर है वो थोड़ी सी यहाँ पे डिम हो गई है। आप देख सकते हैं हल्का सा आपको यहाँ पे डार्कनेस सा कलर दिख रहा है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, वापस से नॉर्मल करने के लिए वही सेम सिस्टम है, वापस से इसको कर दे 0, ओके, एंड देन एज यू कैन सी दिस इज़ द रेड लेयर ऑप्शन। तो इस तरह से आपको जो है इफेक्ट्स यहाँ पे नज़र आ जाता है। तो ये तो था हमारा इतना मेन पार्ट। अब आ जाते हैं हमारे न्यू वीपी फ्रोज पे। ये न्यू वीपी फ्रोज होता क्या है?
अब कई बार ऐसी लेयर्स हम यूज़ करते हैं ऑटोकैड में, मान लीजिए हम ऐसे काफ़ी सारे रेफरेंस ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं जिनकी प्रिंटिंग में कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट ही उन लेयर्स को क्रिएट कर सकते हैं या फिर किसी भी लेयर को न्यू वीपी फ्रोजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लेयर बनाता हूँ नई, मान लो मैंने एक नई लेयर बनाई और या फिर मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, उस नई लेयर को न्यू वीपी फ्रीज कर रहा हूँ। तो अगर मैं इस लेयर पे, मान लीजिए मैंने इसके लेयर के ऊपर काम किया, मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ और मान लीजिए मैंने यहाँ पे लाइन ले ली, ठीक है, मैं कुछ भी बना रहा हूँ तो यहाँ तो ये शो हो रहा है, ये बाय लेयर है इस तरह से, ठीक है, आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें और चेंज करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ इसको मैजेंटा, और जो इसका लाइन टाइप है मैं इसको रखूँगा सिंपल, ताकि हमें आइडेंटिफिकेशन रहे। अब जैसे ही मैं इसको लेआउट पे जाके देखता हूँ तो ये तो यहाँ पे विजिबल है ही, लेकिन जब हम इसको प्रिंट करेंगे, प्लॉट करेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये प्रीव्यू में शो नहीं होगा। इट मीन्स ये लाइन सिर्फ रेफरेंस के लिए होती है। मैंने जैसे बताया कि ये वाला पार्ट जो है, ये पार्ट आपको डायरेक्टली प्रिंटिंग प्लॉटिंग में नहीं दिखेगा। अब बहुत से लोगों का सवाल आएगा कि सर हमें फिर प्लॉट ऑप्शन की क्या ज़रूरत है। अब देखिए, प्लॉटिंग वाले ऑप्शन में और न्यू वीपी फ्रोजन में डिफरेंस है। प्लॉट वाला ऑप्शन ये है कि आप किसी भी लेयर को डायरेक्ट ऑफ कर सकते हैं, फिर प्रिंटिंग वाले ऑप्शन को ऑफ कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई लेयर प्रिंट नहीं करवानी है, उसके लिए ऑप्शन है। लेकिन न्यू वीपी फ्रीज का केस अलग है, वहाँ पे आप इसका यूज़ करेंगे फॉर द रेफरेंस पे। मान लीजिए आप कोई रेफरेंस ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, आप बस खाली ऐसे रेफरेंस देना चाह रहे हैं, आप नहीं चाहते ये प्रिंट हो, तो इसके लिए आप दे सकते हैं। लेकिन जो दूसरी वाला ऑप्शन है, प्लॉट कंट्रोल का जो ऑप्शन है, वो आप तब यूज़ करेंगे जब मान लीजिए आपको कोई चीज़ ऑफ करके दिखानी पड़ रही है या फिर वो प्रिंट में शो नहीं करना चाह रहे, तब आप इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो दोनों ही ऑप्शंस में डिफरेंस है, दोनों का ही यूज़ करने का तरीका अलग है, लेकिन फंक्शनैलिटी जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे सिमिलर आपको नज़र आएगी, ठीक है। अच्छा, तो ये तो था हमारा लेयर के इन ऑप्शंस के बारे में। तो हमने यहाँ पे लगभग सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है ऑलमोस्ट। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर अगले ऑप्शन पे, दैट इज़ द न्यू प्रॉपर्टी फिल्टर ऑप्शन। इनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कैसे हम प्रॉपर्टी के बेसिस पे, किसी भी ऑप्शन के बेसिस पे हम ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले तो न्यू प्रॉपर्टी फिल्टर में होता क्या है कि आप किसी भी ऑप्शन के बेसिस पे या किसी भी फंक्शन के बेसिस पे, यहाँ पे जितने भी फंक्शन हैं उनके बेसिस पे एक लेयर क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे न्यू वीपी फ्रोजन वाली जितनी भी लेयर्स हैं, वो सारी लेयर्स मुझे एक अलग से ग्रुप में चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यू वीपी फ्रीज जो है उनकी सारी लेयर्स अलग से बने, मतलब एक अलग से ग्रुप बन जाए। यहाँ पे आप सबसे पहले न्यू प्रॉपर्टी फिल्टर पे जाएं और यहाँ पे आप नाम बता दें। मैंने जैसे बता दिया न्यू वीपी फ्रीज के नाम से मैंने इसका फोल्डर तैयार कर दिया और यहाँ पे मैंने बता दिया, थोड़ा सा इसको साइज बढ़ाएंगे इसका, और ये है न्यू वीपी फ्रीज का ऑप्शन, और मैंने क्लिक कर दिया यस, और आप देख सकते हैं कि वो सारी लेयर्स इसके ऊपर आ गई हैं, ठीक है। आप चाहे तो इनमें कलर अलग अलग लग सकते हैं, लेकिन एक ऑप्शन के बेसिस पे मैंने यहाँ पे ग्रुप तैयार कर लिया है, ठीक है। और यहाँ से मैंने किया ओके, तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो है वो इस तरह से क्रिएट हो गए। सो दिस इज़ योर ऑप्शन कि हम एक ही ऑब्जेक्ट के बेसिस पे या फिर किसी भी नाम के बेसिस पे या फिर किसी कलर के बेसिस पे भी हम क्रिएट कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या किया, इनमें सभी के कलर्स चेंज कर दिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ब्लू कर दिया, किसी में भी ग्रीन कर दिया, किसी में येलो कर दिया मैंने एग्जांपल। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे चेंज किए, और मैं यहाँ पे क्या चाह रहा हूँ कि जितने भी हमारे मेजेंटा कलर वाले जो लेयर्स हैं उन सबका एक अलग से ग्रुप बन जाए। तो वही सिमिलर केस क्या करना है, न्यू प्रॉपर्टी फिल्टर में जाना है, यहाँ पे मैंने नाम रखा मेजेंटा, ठीक है, मेजेंटा, और यहाँ पे कलर पे गया और मैंने क्लिक किया यहाँ पे और मेजेंटा डायरेक्ट बता दिया और ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं अलग से ग्रुप सा बन रहे हैं। यहाँ पे ओके किया और आप देखिए एक अलग से हमारे 2 ग्रुप्स बन गए। तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आप किसी भी ऑप्शन के बेसिस पे या किसी भी नाम के बेसिस पे एक अलग से ग्रुप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो चलिए हमने बात की अबाउट द न्यू प्रॉपर्टी फिल्टर। अब आ जाता है हमारे फाइनल टॉपिक के ऊपर, वो है लेयर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट।
अब जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, क्रॉस करता हूँ और मैं आ जाता हूँ इस ड्राइंग पे। तो मान लीजिए मैंने एक नई ड्राइंग शुरू की, एक मैं नई ड्राइंग की शुरुआत करने जा रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास एक प्लान आया हुआ है 30 बाई 40 का, 50 बाई 60 का, कितना भी कोई भी प्लान हो सकता है। मैं इस पेज पे बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन जब हम यहाँ पे लेयर पे जा रहे हैं तो हमारे पास एक भी लेयर अवेलेबल नहीं है, 0 लेयर डिफ़ॉल्ट लेयर होती है, ये सब हम जानते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक भी लेयर नहीं है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ जानते हैं कि इसके अंदर तो सारी लेयर गिवन है, जैसे कि यहाँ पे तो सारी गिवन है, यहाँ तो हमने बनाई है, लेकिन यहाँ पे हमें फिर से बनाना पड़ रहा है। तो हमारे पास ऐसा कौन सा ऑप्शन हो कि जिससे सारी लेयर जो इसमें गिवन है, इसमें जो सारी लेयर्स है वो दूसरी ड्राइंग में चली जाए। तो कैसे लेके जाएंगे, तो एक बार इन स्टेप्स को नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे अब आप थोड़ा पेन कॉपी ओपन कर लीजिए, क्योंकि अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे हम लेयर को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है लेयर स्टेटस मैनेजर के ऊपर, जिसकी शॉर्टकट की है Alt+S। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले इस तरीके का ऑप्शन बार ओपन होगा, जहाँ पे आप अपडेट वगैरह कर सकते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, तो मैंने लेयर का नाम दे दिया, मैंने सपोज दिया 1 2 3, जो भी मैंने XYZ नाम दिया और ओके कर दिया, ठीक है। इसके बाद आप चाहे तो इसमें एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से मैंने क्या किया, एक्सपोर्ट कर दिया। कहाँ एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे किया। इसकी एक फाइल फॉर्मेट होती है, लेयर की एक अलग से फाइल फॉर्मेट होती है, ये बात ध्यान रखना। .las इज द फाइल फॉर्मेट ऑफ लेयर्स, ठीक है। और यहाँ पे मैंने किया इसको सेव, ठीक है, एंड देन यहाँ पे मैंने कर दिया क्लोज और इसको कर दिया क्लोज, ठीक है। सारा काम खत्म। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे दूसरी ड्राइंग पे। तो यहाँ पे मुझे वो सारी लेयर्स इंपोर्ट करनी है, तो कैसे करेंगे, यहाँ जाएंगे, मैं जाऊँगा फिर से लेयर स्टेटस मैनेजर पे, इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे ऑलरेडी सेव किया हुआ है, लेकिन अब जो हमने लेयर सेव की है पर वो तो विजिबल ही नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास लेयर का ऑप्शन तो नहीं आ रहा। तो यहाँ पे नीचे आ जाए फाइल ऑफ टाइप्स दिया हुआ है, इस ऑप्शन के इस पे क्लिक करें और लेयर स्टेटस मैनेजर पे क्लिक कर दें, तो आपको तुरंत ये वाला ऑप्शन शो हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपकी जो लेयर वाली फाइल है वो विजिबल है। यहाँ पे ओपन करें, ओके, रिस्टोर ऑल स्टेट्स, और आप देख सकते हैं आपकी सारी लेयर्स एज इट इज आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी लेयर को इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, क्रिएट, डिलीट वगैरह जो भी आप करना चाहें वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था हमारा पूरा लेयर का यूज़। हमने किस तरह से लेयर के ऊपर बातचीत की है, किस तरह से हम इसके ऊपर थोड़ा सा काम करके देखा है हमने। ज़्यादा कुछ तो नहीं किया, लेकिन जितना हमें समझ में आए उतना हमने किया है यहाँ पे। तो यही था आज का पूरा वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मिला होगा। अगर वैल्यू मिली है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। हम ऐसे यूनिक कंटेंट के ऊपर वीडियोस लाते रहते हैं, बनाते रहते हैं। और हाँ, AutoCAD का कोर्स ऑलरेडी पब्लिश्ड है, जो कि मेरा ही कोर्स है, ऑन द PTS CAD एक्सपर्ट ऐप, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। वहाँ पे आप जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं कोर्सेज़ को। इसके अलावा अदर कोर्सेज़ भी हैं, उनको भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे मेरा एक और कोर्स है Revit MEP करके, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। सो बस आज के लिए इतना ही। टिल देन दिस इज Rajat Fasal here, say goodbye and take care from PTS CAD expert. Bye bye guys, see you in the next video.